हेलो एवरीवन। आज की कहानी है धड़कनों के दस्तावेज। रात के 2 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और खिड़की के कांच पर गिरती बूंदों की आवाज किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। समीर ने अपनी बाई करवट बदली, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने पास सोई अपनी पत्नी मीरा की तरफ देखा। मीरा शांत थी। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित मासूमियत थी जिसने 5 साल पहले समीर का दिल जीता था। समीर और मीरा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका एक प्यारा सा आशियाना था। एक प्रतिष्ठित कंपनी में समीर के ऊंचे पद की नौकरी थी और माँ यानी सावित्री देवी का आशीर्वाद उनके साथ था। सब कुछ किसी फिल्मी कहानी की तरह मुकम्मल और खूबसूरत था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीरा का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। वह अक्सर खोई खोई रहती, फोन की घंटी बजते ही चौंक जाती और कई बार आधी रात को उठकर बालकनी में खड़ी हो जाती। कुछ तो छुपा रही हो तुम मीरा। समीर ने बुदबुदाते हुए गहरी सांस ली। तभी बिजली कड़की। एक तेज रोशनी कमरे में फैली और उसी पल समीर की नजर अलमारी के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां मीरा का वो पुराना भारी शीशम लकड़ी का संदूक रखा था जिसे वो अपने मायके से लाई थी। मीरा ने हमेशा कहा था कि उसमें उसकी बचपन की यादें, पुरानी गुड़िया और स्कूल के सर्टिफिकेट है, इसलिए उसकी चाबी वो हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन आज वह चाबी अलमारी के पास बने ड्रेसिंग टेबल पर छूटी हुई थी। समीर के मन में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ उसका अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ एक अनजाना डर और जिज्ञासा। वह धीरे से बिस्तर से उठा। उसके पैर बिना कोई आवाज किए फर्श पर पड़ रहे थे। उसने ड्रेसिंग टेबल से चाबी उठाई। चाबी पीतल की थी, ठंडी और भारी। वह संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चाबी ताले में डाली। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और ताला खुल गया। समीर ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। ऊपर कुछ पुरानी किताबें, एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और कुछ साड़ियां थी। लेकिन जैसे ही उसने उस साड़ियों को हटाया, नीचे एक मखमली काले रंग का फोल्डर दिखाई दिया। उस फोल्डर पर लिखा था, मेरे अतीत के पन्ने जिन्हें कभी पलटना मत। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने फोल्डर खोला। पहली ही तस्वीर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तस्वीर मीरा की थी, लेकिन वह किसी शादी के जोड़े में नहीं बल्कि जेल के कैदियों वाले कपड़े में थी। और उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर एक कैदी नंबर लिखा था, कैदी नंबर 402। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी आंखें मली और यह सोचकर कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन वो हकीकत थी। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। वह एक अखबार की कतरन थी जिसकी सुर्खी चीख चीख कर यह कह रही थी, क्रूर हत्याकांड, डॉक्टर आरव मादन की मौत का जिम्मेदार कौन? मंगेतर मीरा शर्मा गिरफ्तार। समीर का दम घुटने लगा। मीरा, उसकी सौम्या, शांत और चींटी तक को न मारने वाली मीरा एक हत्या की आरोपी थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। फोल्डर में आगे कई कानूनी दस्तावेज थे, कोर्ट के आदेश और एक डायरी के फटे हुए पन्ने थे। समीर ने डायरी का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। वह मीरा की ही लिखावट थी। 14 मार्च 2018। आज आरव ने मुझसे कहा कि वह मुझसे बेहद प्यार करता है। हमारी सगाई हो गई है। माँ बाप बहुत खुश है। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मैं हूँ। आरव एक जाने माने सर्जन है। उनका नाम है, इज्जत है, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखता है जिससे मुझे डर लगता है। समीर पन्ने पलटता गया। हर पन्ने के साथ सस्पेंस और गहरा होता जा रहा था। आगे लिखा था, 2 मई 2018। मैं गलत नहीं थी। आरव वह नहीं है जो दिखता है। वह एक साइकोपैथ है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वह मुझ पर कब्जा करना चाहता है। आज जब मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों से बात की तो उसने मुझे बेदर्दी से पीटा। उसकी धमकी दी कि अगर मैं उसे छोड़कर गई तो वह मेरे माता पिता को मार डालेगा। मैं एक पिंजरे में बंद हो चुकी हूँ। कोई मुझे इस नरक से बचाओ। समीर के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति रखे या उस सच से डरे जो आगे आने वाला था।
समीर ने डायरी का वो पन्ना खोला जो पूरी तरह खून के धब्बों में सना हुआ था। उस पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2019। आज रात सब कुछ खत्म हो गया। आरव शराब के नशे में धूत होकर आया था। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए वह आज मुझे और खुद को खत्म कर देगा। उसने एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और मुझ पर हमला कर दिया। मेरी जान पर बन आई थी। आत्मरक्षा में मैंने पास रखा एक भारी ब्राश का शोपीस उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वो वहीं गिर गया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। मैंने उसे नहीं मारा, भगवान कसम, मैंने अपनी जान बचाने के लिए वह किया, लेकिन पुलिस ने मेरी एक न सुनी। कानून की नज़र में मैं एक कातिल बन गई। समीर के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया। आगे कोर्ट का फैसला था। मीरा को 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण उसे 3.5 साल में ही रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम, अपना शहर और अपनी पहचान सब कुछ बदल लिया था, ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और तब उसकी जिंदगी में समीर आया था। समीर को याद आया कि जब वह पहली बार मीरा से मिला था तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने सोचा कि वह उसकी सादगी है, लेकिन वह सादगी नहीं बल्कि एक गहरा घाव थी। तभी समीर के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उसने सोचा, अगर मीरा ने यह सब आत्मरक्षा में किया था तो उसने मुझसे क्यों छुपाया? और अगर वह बदल चुकी है तो इस फोल्डर के आखिरी पन्ने पर आज की तारीख का क्या मतलब है? उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहां एक ताजा चिट्ठी थी जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने मीरा को भेजी थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, ये जानने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप अब तक आपने वीडियो लाइक तो नहीं ही किया होगा, तो फटाफट से अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ये दर्शाता है कि आपको कहानी अच्छी लगी और साथ ही मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। समीर को एक आखिरी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मीरा, तुम सोचती होगी कि तुम अतीत से भाग निकली हो। आरव का भाई कबीर वापस आ गया है। मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो। समीर और उसकी माँ को तुम्हारी असलियत बताने की कीमत बहुत भारी होगी। कल शाम को पुरानी मिल के पास 50 लाख लेकर आओ, वरना यह आखिरी पन्ना पढ़ते ही समीर के सीने में एक भयानक तीखा दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल को लोहे की गर्म सलाखों से जकड़ लिया हो। सांसें थमने लगी। जो सच उसने अभी अभी पढ़ा था वो उसके दिमाग और दिल को बर्दाश्त से बाहर था। एक तरफ मीरा का खौफनाक अतीत और दूसरी तरफ उसकी जान को खतरा। मीरा। समीर के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। वह अपने सीने को पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा। संदूक के कागजात फर्श पर बिखर गए। आवाज सुनकर मीरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि समीर फर्श पर तड़प रहा है और उसके अतीत के सारे काले पन्ने फर्श पर बिखरे पड़े हैं। समीर! मीरा चिल्लाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भाप लिया कि समीर सब कुछ जान चुका है, लेकिन इस वक्त उसके लिए समीर की जान ज्यादा जरूरी थी। तभी बगल के कमरे से मीरा की माँ सावित्री देवी, उम्र 65 वर्ष, जो रात में अक्सर पानी पीने उठती थी, कमरे के खुले दरवाजे और मीरा की चीख सुनकर अंदर आई। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनकी नजर फर्श पर पड़ी बिखरी उन तस्वीरों पर पड़ी। मीरा की कैदी वाली तस्वीर, हत्या की खबरें। यह क्या है मीरा? तुम जेल? सावित्री देवी की आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस बहू को वह साक्षात लक्ष्मी मानती है, उसका अतीत इतना भयानक और खूनी होगा। एक तरफ उनका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और दूसरी तरफ बहू का यह खौफनाक सच। यह दोहरा सदमा सावित्री देवी का कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पूरी तरह सुन्न हो गई। एक गहरा मानसिक और शारीरिक सदमा जिसने उनके पूरे शरीर को पंगु बना दिया। वह बिना हिले डुले वहीं सोफे पर ढह गई। उनकी आंखें पथरासी गई। माँ, समीर, मीरा पागल हो गई। एक तरफ पति को गंभीर दिल का दौरा पड़ा था और दूसरी तरफ सास सदमे में बेसुध हो चुकी थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे कुदरत भी इस तबाही पर रो रही हो। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रोते हुए एम्बुलेंस को फोन किया।
कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस आई और समीर तथा सावित्री देवी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर मीरा अकेली बैठी थी। उसके कपड़े समीर के पसीने और आंसुओं से भीगे थे। डॉक्टर अंदर समीर की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। दूसरी तरफ सावित्री देवी की क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया था, जहां डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें गहरा मानसिक आघात लगा है और वह कैटोनिक स्टूपर, एक प्रकार का गहरा सदमा जहां इंसान सुन्न हो जाता है, की स्थिति में है। मीरा ने अपने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। वह रो रो कर भगवान से भीख मांग रही थी, हे ईश्वर, मेरे पापों की सजा मेरे समीर और मेरी माँ को मत दो। मैंने जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया, लेकिन मैंने सच छुपाकर सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? मीरा भागकर उनके पास गई। मिसेस समीर, आपके पति को बहुत मेजर माइकोकार्डियल इन्फेक्शन आया है। अत्यधिक मानसिक तनाव या अचानक लगे किसी गहरे सदमे के कारण उनके दिल की धमनियों पर असर पड़ा है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक है और आपकी सास वह एक गहरे साइकोलॉजिकल शॉक में है। उन्होंने बोलना और प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। हमें नहीं पता कि वह इस सदमे से कब बाहर आएंगी। मीरा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका अतीत, जिसे वो दफन कर चुकी थी, आज उसके वर्तमान को लील रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे। अस्पताल की खिड़की से हल्की धूप छनकर आ रही थी, लेकिन मीरा की जिंदगी में अंधेरा घना था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वह अज्ञात नंबर। देखा मीरा, सच छुपाने का नतीजा। अब भी वक्त है। 50 लाख लेकर आओ, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने आरव के कत्ल की बात अपने पति से छुपाई और उस पर झूठा केस किया था। मैं तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगा। मीरा की आंखों के आंसू सूख गए। उसकी मासूमियत की जगह अब एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। मीर के सोते हुए मशीनों से घिरे चेहरे को देखा और फिर माँ के उस बेजान चेहरे को देखा जो अपलक छत के निहार रही थी। नहीं, मीरा ने अपने आंसू पोंछे। अब और नहीं, मेरे सच ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मेरा यह डर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। मुझे लड़ना होगा। वह अस्पताल से उठी और सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां के सीनियर इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह समीर के अच्छे दोस्त थे। मीरा ने बिना कुछ छुपाए अपना पूरा अतीत, जेल के कागजात और उस ब्लैकमेलर के सारे मैसेजेस इंस्पेक्टर कुलदीप के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर कुलदीप ने कागजात देखे और गंभीर होकर बोले, भाभी जी, समीर हमारा भाई जैसा है। आपने पहले यह सच क्यों नहीं बताया? लेकिन खैर, इस वक्त आपने सही कदम उठाया है। यह कबीर आरव का भाई नहीं है। आरव का कोई भाई था ही नहीं। यह कोई और है जो आपकी जेल की हिस्ट्री जानता है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है। कौन है वो? मीरा ने पूछा। हम इसका पता लगाएंगे। आप बस वैसे ही करिए जैसे वह कह रहा है। हम जाल बिछाएंगे। शाम के 4 बजे आसमान में काले बादल छाए थे। मीरा पैसे का डमी बैग लेकर शहर के पुरानी बंद पड़ी कपड़ा मिल के अंदर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कबूतरों के पंखों की फरफराहट सुनाई दे रही थी। मैं आ गई हूँ, बाहर आओ, मीरा ने चिल्लाकर कहा। तभी एक परछाई खंबे के पीछे से निकलकर सामने आई। उस शख्स ने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। शाबाश मीरा, काश यह अकल तुमने पहले दिखाई होती तो आज तुम्हारा पति अस्पताल में मौत से न लड़ रहा होता। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कैसे पता? मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। चेहरा देखते ही मीरा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि समीर का ही चचेरा भाई राजीव था। राजीव जो हमेशा पैसों की तंगी में रहता था और समीर की कामयाबी से जलता था। राजीव भैया, आप? मीरा अवाक रह गई। हाँ मैं, राजीव ने नफरत से कहा। समीर को दादाजी की सारी जायदाद मिल गई और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। जब तुम इस शहर में आई थी तो मैंने तुम्हारी छानबीन की थी। मुझे तुम्हारे कोर्ट के रिकॉर्ड मिल गए। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि समीर इतना कमजोर दिल का निकलेगा कि
कि सच जानते ही मरने की हालत में पहुंच जाएगा। मीरा का खून उबल उठा। जिस इंसान की वजह से उसका पति मौत के मुंह में था और उसकी सास सदमे में थी, वो उनके ही घर का सदस्य था। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा राजीव। मीरा चीखी। भगवान को बाद में देखना, पहले ये नोटों से भरा बैग मुझे दो। राजीव ने आगे बढ़कर बैग छीनना चाहा। रुको राजीव। तभी चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मिल के अंदर घुस गई। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह गन ताने खड़े थे। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और धर दबोचा। तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है राजीव। जबरन वसूली और एक परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कुलदीप सिंह ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा। मीरा भागती हुई वापस अस्पताल पहुंची। वह हाँफ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो आईसीयू के पास पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर बाहर खड़े थे। डॉक्टर समीर। मीरा की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार हुआ है मिसेस समीर। आपके पति को होश आ गया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही समीर ने होश में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें आवाज दी, सावित्री देवी के शरीर में भी हलचल हुई। वह सदमे से बाहर आ रही हैं। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह धीरे से आईसीयू के कमरे में अंदर गई। समीर बिस्तर पर लेटा था। वह कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। पास ही व्हीलचेयर पर सावित्री देवी बैठी थी, जिनकी आंखों में अब चेतना वापस आ चुकी थी। मीरा ने सिर झुका लिया। समीर, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने डर के मारे सच छुपाया। मैं कातिल नहीं हूँ समीर। समीर ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के हाथ को थाम लिया। उसने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी डायरी के वो पन्ने पढ़ लिए थे मीरा, गिरने से पहले। मुझे दर्द इस बात का नहीं कि तुम्हारा अतीत ऐसा था। दर्द इस बात का था कि तुमने इस बोझ को अकेले संभाला। मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने अपनी जान बचाने के लिए जो किया वो कोई पाप नहीं था। पाप तो उस समाज का है जो एक पीड़ित महिला को ही दोषी मानता है। तूने हमारे बेटे की जान बचाई, उस ब्लैकमेलर को पकड़ा। तू हमारी बहू नहीं, इस घर की रक्षक है। मीरा ने समीर और माँ दोनों को गले से लगा लिया। खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप कमरे में फैल रही थी। अतीत के वो काले पन्ने आज हमेशा के लिए जलकर राख हो चुके थे और उनकी राख से एक नए, मजबूत और विश्वास से भरे रिश्ते का जन्म हो चुका था। सस्पेंस और डर के बादल छट चुके थे और अब केवल प्यार, सम्मान और सच्चाई का सवेरा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ये एक काल्पनिक कहानी है, इससे किसी के वास्तविक जीवन का कोई संबंध नहीं है। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।